नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। स्कॉर्पिन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी आईएनएस वागीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। एसबीआई की एक शोध रिपोर्ट के मुताबिक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम से 14.6 लाख एमएसएमईज को बचाने में मदद मिली है। राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड ने पहली संकटग्रस्त परिसंपत्ति का अधिग्रहण किया। भारतीय निर्वाचन आयोग ने यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी थीम पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। काउंटडाउन टू 2023 डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट ऑन ग्लोबल ट्रांस फैट एलिमिनेशन 2022 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई। और सर्न यानी कि यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन ने एलएचसी के संचालन की अवधि को कम कर दिया है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। स्कॉर्पिन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी आईएनएस वागीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। आईएनएस वागीर को 2020 में लॉन्च किया गया था। ये भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत देश में बनाई जा रही 6 पनडुब्बियों में से एक है। इनका निर्माण फ्रांस के नेवल ग्रुप के सहयोग से मुंबई की मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में किया जा रहा है। आईएनएस वागीर को सैंड शार्क भी कहा जाता है, जो गोपनीयता और निडरता का प्रतिनिधित्व करती हैं। वागीर कई तरह के मिशन कर सकती है, जैसे कि एंटी सरफेस, एंटी सबमरीन, खुफिया जानकारी जुटाना, माइन बिछाना और क्षेत्र निगरानी आदि। प्रोजेक्ट 75 पर 2005 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत स्कॉर्पिन डिजाइन की 6 पनडुब्बियों का स्वदेशी स्तर पर निर्माण किया जा रहा है। इनमें से 4 जो पनडुब्बियां हैं उनको पहले ही नौसेना को सौंपा जा चुका है और कमीशन किया जा चुका है। वो 4 पनडुब्बियां हैं कलवरी, खंडेरी, करंज और वेला। आईएनएस वागशीर को 2023 के अंत में कमीशन किया जाएगा। P75 इंडिया परियोजना P75 की जगह शुरू की गई है। P75 इंडिया 30 वर्षीय पनडुब्बी निर्माण योजना का हिस्सा है, जो 2030 में समाप्त होगी। P75 इंडिया के तहत 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण की योजना बनाई गई है। ये पनडुब्बियां बेहतर सेंसर और हथियारों तथा एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम युक्त होंगी। ये योजना नवीनतम पनडुब्बी डिजाइन और प्रौद्योगिकियों को देश में लाने का अवसर प्रदान करती है। इसके अलावा ये भारत में पनडुब्बी के स्वदेशी डिजाइन और निर्माण क्षमता को बढ़ावा भी देती है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम एक ऐसी तकनीक है जो पारंपरिक पनडुब्बी को साधारण डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की तुलना में ज्यादा लंबी अवधि तक जल के अंदर रहने में सक्षम बनाती है। अन्य प्रौद्योगिकियों की तुलना में फ्यूल सेल आधारित एआईपी तकनीक बेहतर प्रदर्शन करती है। आधुनिक पनडुब्बियों की बात करें तो ये ध्वनिक अवशोषण तकनीक और कम विकिरण वाले शोर स्तरों से युक्त होती है। साथ ही हाइड्रोडायनेमिक रूप से अनुकूलित आकार की होती है। ये टॉर्पीडो और मिसाइलों सहित सटीक निर्देशित हथियारों का उपयोग करके हमला कर सकती है। एसबीआई की एक शोध रिपोर्ट के मुताबिक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम से 14.6 लाख एमएसएमईज को बचाने में मदद मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक ईसीएलजीएस द्वारा प्रदान किए गए प्रोत्साहनों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण प्रदान करने में सहायता प्राप्त हुई है। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों में ये कहा गया है कि ईसीएलजीएस के कारण संपूर्ण बैंकिंग उद्योग के 2.2 लाख करोड़ रुपए के एमएसएमई ऋण खातों में सुधार हुआ है। एमएसएमई के बकाया ऋण के लगभग 12% को गैर निष्पादित परिसंपत्ति बनने से रोका जा सका है। इससे कम से कम 6.6 करोड़ लोगों की आजीविका बचाई जा सकी है। ईसीएलजीएस बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को 100% गारंटी कवरेज प्रदान करने की एक विशेष योजना है। इसके तहत बैंक और एनबीएफसीज व्यावसायिक उद्यमों या एमएसएमईज को आपातकालीन ऋण सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम हो जाते हैं। इस योजना की घोषणा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक हिस्से के रूप में की गई थी। इस योजना में जो प्रावधान किए गए हैं उसमें 29 फरवरी 2020 तक कुल बकाया राशि के 20% तक की आपातकालीन क्रेडिट लाइन प्रदान की जाएगी। ऋण वितरण की तारीख से 4 वर्षों की अधिकतम अवधि तक 100% गारंटी कवरेज प्रदान किया जाता है और मूलधन पर 1 वर्ष का अधिस्थगन यानी कि मोरेटोरियम दिया जाता है। इसका प्रबंधन ट्रस्टीशिप प्रबंधन के तहत नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड करती है। हाल ही में उठाए गए कदमों की बात करें तो एमएसएमई का आकार भी बढ़ गया है और कई एमएसएमई का कारोबार 250 करोड़ रुपए की सीमा को पार कर गया है।
इसके साथ ही एमएसएमईज की नई परिभाषा के तहत इनमें से कई मध्यम आकार के कॉरपोरेट्स में बदल गए हैं। एक संयुक्त मानदंड के साथ 2020 में एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव किया गया था। सभी अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक दायरे में लाने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी ने उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म विकसित किया है। इससे 5 करोड़ अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को फायदा होगा। और अब आपको बताते हैं एमएसएमई की परिभाषा के बारे में। पुरानी परिभाषा में निवेश के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया था उसके मुताबिक विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपए अगर किसी उद्योग में निवेश किया गया है और सेवा में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया गया है तो उसको सूक्ष्म उद्यम की श्रेणी में रखा जाता था। वहीं लघु उद्यम की श्रेणी में आने के लिए किसी भी विनिर्माण उद्योग को 5 करोड़ और सेवा को 2 करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत थी और मध्यम उद्यम की श्रेणी में आने के लिए 10 करोड़ रुपए विनिर्माण के क्षेत्र में और सेवा के क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत थी। लेकिन नई परिभाषा में विनिर्माण और सेवा के लिए जो कैटेगरी बनाई गई है वो एक ही बनाई गई है। अब किसी उद्यम को सूक्ष्म उद्यम तब कहा जाएगा जब वो 1 करोड़ रुपए का निवेश करता हो और उसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए हो। लघु उद्यम तब कहा जाएगा जब उसमें 10 करोड़ का निवेश किया गया हो, चाहे वो सेवा हो या विनिर्माण। ये दोनों कैटेगरी को जब एक ही कर लिया गया है तो अब इनका जो निवेश का मानदंड है वो भी एक ही है और इसमें टर्नओवर 50 करोड़ रुपए होना चाहिए। वहीं मध्यम उद्यम की श्रेणी में आने के लिए निवेश 50 करोड़ रुपए और टर्नओवर 250 करोड़ रुपए होना चाहिए। राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड यानी NARCL ने पहली संकटग्रस्त परिसंपत्ति का अधिग्रहण किया। NARCL एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी यानी बेड बैंक है। इसने ऋणदाताओं से अपनी पहली संकटग्रस्त परिसंपत्ति JP इंफ्राटेक का अधिग्रहण कर लिया है। NARCL या बेड बैंक एक कॉरपोरेट संरचना है। ये बैंकों की जोखिम भारित परिसंपत्तियों को एक अलग इकाई के अधीन लाती है। केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई थी। NARCL बैंकों से उच्च मूल्य के NPA खातों, जिसमें ऐसे खाते शामिल हैं जिनका मूल्य 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है, वो अधिग्रहण करेगी। ये कुल लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की परिसंपत्ति का अधिग्रहण करेगा। संकटग्रस्त परिसंपत्तियों को 15% अग्रिम नकद भुगतान और 85% प्रतिभूति रसीदों के माध्यम से अधिग्रहित किया जाएगा। NARCL को कंपनी अधिनियम के तहत निगमित किया गया है। इसमें सर्वाधिक हिस्सेदारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की है। ये RBI में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत ARC के रूप में पंजीकृत है। अब बेड बैंक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये बैंकों के NPA को कम करता है, साथ ही वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और दक्षता में सुधार करता है। ये ऋण वसूली में सुधार करता है और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि NARCL स्विस चैलेंज की अनुमति देकर बैंकों को संकटग्रस्त परिसंपत्तियों की अधिकतम वसूली में मदद करता है। ये MSMEs के स्तर पर अन्य ARCs के लिए अवसर प्रदान करता है क्योंकि NARCL केवल उन्हीं NPAs के मामलों को देखता है जहां बैंकों का कुल एक्सपोजर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं ARCs की कार्यप्रणाली के बारे में। यहाँ पर SR यानी कि प्रतिभूति रसीद एक रसीद या प्रतिभूति है जिसे ARC वित्तीय परिसंपत्ति में अविभाजित अधिकार, स्वामित्व या लाभ की खरीद या अधिग्रहण पर किसी भी QB को जारी करता है। QB या क्वालिफाइड बायर कॉर्पोरेट संस्थाओं जैसे कि वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनी, बैंक, ट्रस्टी, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी आदि या फिर RBI या SEBI द्वारा निर्धारित गैर संस्थागत निवेशकों की किसी भी श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। ARC परिसंपत्ति के अधिग्रहण के बाद QB को SR की पेशकश की जाती है। QB बेसिकली परिसंपत्ति धारण करने के लिए होता है। कर्जदाता बैंक जो है परिसंपत्ति को ट्रस्ट में स्थानांतरित करता है और 15% अग्रिम भुगतान शेष SR जारी करके करता है। फिर जो कर्जदाता बैंक है वो भुगतान प्रबंधन शुल्क देता है और बिक्री या लीज, निपटान, प्रबंधन, अधिग्रहण, पुनर्निर्माण या प्रतिभूति प्रवर्तन द्वारा वसूली करता है और इसके बाद कर्जदार बकाया राशि का पुनर्भुगतान करता है। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। अगली खबर निर्वाचन आयोग से संबंधित है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी थीम पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। ये सम्मेलन संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू की गई पहल समिट फॉर डेमोक्रेसी का अनुसरण है। समिट फॉर डेमोक्रेसी 3 स्तंभों पर केंद्रित है।
समिट फॉर डेमोक्रेसी के हिस्से के रूप में भारत ECI के माध्यम से डेमोक्रेसी कोहॉर्ट ऑन इलेक्शन इंटीग्रिटी का नेतृत्व कर रहा है। इसके तहत ECI दुनिया भर के अन्य लोकतंत्रों के साथ अपने ज्ञान और तकनीकी विशेषज्ञता को साझा कर रहा है। चुनाव प्रबंधन निकायों के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर ECI ने 3 व्यापक कार्यक्षेत्रों को रेखांकित किया है, जिसमें शामिल है मतदाताओं के लिए पंजीकरण को सुगम बनाना, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को सुविधा प्रदान करना तथा चुनाव प्रबंधन और लॉजिस्टिक्स सुरक्षा। चुनावों में प्रौद्योगिकी के उपयोग की बात करें तो 94.5 करोड़ से अधिक मतदाताओं के डेटाबेस के प्रबंधन में या मतदाता पंजीकरण को सुगम बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा चुनाव से संबंधित निर्णय लेने में मदद करने में और मतदान केंद्रों को व्यवस्थित करने में। हालांकि चुनावों में प्रौद्योगिकी के खतरे भी हैं। मतदान डेटा को प्रसारित करते समय साइबर सुरक्षा का खतरा बना रहता है। भारत और दुनिया भर में होने वाले चुनावों में डीप फेक नैरेटिव के निर्माण का खतरा बना रहता है। डीप फेक में नकली वीडियो या इमेज बनाने के लिए डीप लर्निंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। और आइए अब चर्चा करते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा यूज की जाने वाली प्रौद्योगिकियों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सी-विजिल एप्लीकेशन की। इसके माध्यम से नागरिक निर्वाचन आचार संहिता के उल्लंघन की सीधी रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा है सक्षम ऐप। ये ऐप दिव्यांग जनों के लिए मतदाता पहचान और पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाता है। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM। ये मतदान दर्ज करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। और चौथा है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी VVPAT या फिर वेरीफाइड पेपर रिकॉर्ड VPR। इसके माध्यम से मतपत्र रहित मतदान प्रणाली का उपयोग करते हुए मतदाताओं के मतदान की पुष्टि की जाती है। समिट फॉर डेमोक्रेसी के 3 स्तंभ हैं: लोकतंत्र को मजबूत करना और अधिनायकवाद का विरोध करना, भ्रष्टाचार से निपटना और मानवाधिकारों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना। अगली खबर ट्रांस-फैट पर आधारित है। काउंटडाउन टू 2023 WHO रिपोर्ट ऑन ग्लोबल ट्रांस-फैट एलिमिनेशन 2022 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई। ये एक वार्षिक स्थिति रिपोर्ट है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रिजॉल्व टू सेव लाइव्स के सहयोग से प्रकाशित किया है। ये रिपोर्ट औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड के 2023 तक वैश्विक उन्मूलन के लक्ष्य की दिशा में वैश्विक प्रगति की निगरानी करती है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर 5 अरब लोग हानिकारक ट्रांसफैट का उपयोग करते हैं। इससे उनमें हृदय रोग और उनकी मृत्यु का खतरा बढ़ रहा है। 16 में से 9 देशों में इसके उपभोग पर सर्वोत्तम प्रथागत नीति की कमी है। ये देश हैं ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान, भूटान, इक्वाडोर, मिस्र, ईरान, नेपाल, पाकिस्तान और कोरिया गणराज्य। ट्रांस फैटी एसिड असंतृप्त वसा अम्ल है और ये 2 तरह के हो सकते हैं। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ट्रांस फैट, ये कुछ डेयरी और मांस उत्पादों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। दूसरा है औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट। इनको तरल वनस्पति तेलों में हाइड्रोजन मिलाकर उन्हें अधिक ठोस बनाया जाता है। ये डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों, बेक किए गए खाद्य पदार्थों और खाना पकाने के तेल और स्प्रेड्स में पाया जाता है। ट्रांस फैटी एसिड के लिए जो सुझाव दिए गए हैं उसमें कहा गया है कि सर्वेक्षण और निगरानी तंत्र में निवेश किया जाना चाहिए। ट्रांस फैटी एसिड्स की सीमा निर्धारित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथागत नीतियों के विकास और कार्यान्वयन पर बल दिया जाना चाहिए। ट्रांस फैटी एसिड को विनियमित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि WHO ने रिप्लेस रणनीति बनाई है। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण के जनवरी 2022 से लागू आदेश के मुताबिक सभी खाद्य उत्पाद जिनमें खाद्य तेल और वसा एक घटक के रूप में उपयोग किए जाते हैं, उन उत्पादों में औद्योगिक ट्रांस फैटी एसिड मौजूद कुल तेल या वसा के द्रव्यमान के 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा फसाई ने खाद्य निर्माताओं के लिए पोषण लेबल पर TFA यानी ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा ट्रांस फैट के उन्मूलन संबंधी नीतियों में 2 सर्वोत्तम प्रथाएं WHO द्वारा स्थापित विशेष मानदंडों का अनुपालन करती हैं कि सभी खाद्य पदार्थों में कुल वसा के प्रति 100 ग्राम में औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट की अधिकतम 2 ग्राम की राष्ट्रीय सीमा तय करना और सभी खाद्य पदार्थों में एक घटक के रूप में आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत तेलों के उत्पादन या उपयोग पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लगाना। ट्रांस फैट औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड के उन्मूलन के लिए रिप्लेस कार्रवाई पैकेज भी शुरू किया गया। रिप्लेस यानी कि रिव्यू, प्रमोशन, लेजिस्लेट, एसेस, क्रिएट और एनफोर्स, जिसमें रिव्यू के तहत औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट के आहार स्रोतों और आवश्यक नीतिगत परिवर्तन के लिए परिदृश्य शामिल है।
वहीं प्रमोट के तहत औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को स्वास्थ्यवर्धक वसा और तेलों से बदलना। तीसरा है लेजिस्लेट, यानी कि औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को समाप्त करने के लिए विधि बनाना या फिर विनियामक कार्रवाई करना। एसेस का मतलब है खाद्य आपूर्ति में ट्रांस फैट की मात्रा और आबादी में ट्रांस फैट की खपत में बदलाव की निगरानी करना। इसके अलावा है क्रिएट, यानी कि नीति निर्माताओं, उत्पादकों, आपूर्तिकर्ताओं और जनता को ट्रांस फैटी एसिड के नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना। इसके अलावा एनफोर्स का मतलब है नीतियों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना। सर्न यानी कि यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन ने LHC के संचालन की अवधि को कम कर दिया है। सर्न ने 2012 में गॉड पार्टिकल की खोज से ख्याति प्राप्त की थी और हाल ही में इसने अपने लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर की ऊर्जा खपत को कम करने के लिए उसके संचालन की अवधि को कम कर दिया है। हिग्स बोसोन या गॉड पार्टिकल हिग्स फील्ड का बुनियादी बलवाहक कण है। ये अन्य कणों को उनका द्रव्यमान बनाने के लिए उत्तरदायी है। लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर को पहली बार वर्ष 2008 में शुरू किया गया था। ये दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली कण त्वरक है। ये प्रोटॉन या आयनों को प्रकाश की गति से गतिमान करने में सक्षम है। इसमें त्वरण प्रदान करने वाली कई संरचनाओं के साथ सुपर कंडक्टिंग चुंबकों की 27 किलोमीटर की एक रिंग है। ये रिंग कणों की ऊर्जा को बल देती है। लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर का उपयोग एक्सीलरेटेड प्रोटॉन या लीड आयनों को टकराने के लिए किया जाता है। इसके माध्यम से 4 पार्टिकल डिटेक्टर्स एटलस, CMS, एलिस और LHCb में इन कणों की ऊर्जा और दिशा तथा वेग का मापन किया जाता है। इसका उद्देश्य कण भौतिकी के स्टैंडर्ड मॉडल में अनुत्तरित रह गए प्रश्नों का समाधान करना है, जैसे कि द्रव्यमान की उत्पत्ति, सुपरसिमेट्री, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के प्रमाण आदि। सर्न ने वर्तमान लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर के उत्तराधिकारी के रूप में फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर यानी FCC विकसित करने का प्रस्ताव दिया है। FCC उच्च प्रदर्शन करने वाले पार्टिकल कोलाइडर की अगली पीढ़ी है। इसके तहत 100 किलोमीटर की परिधि और 100 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टकराव ऊर्जा तक पहुंच प्राप्त करने की योजना है। सर्न को 1954 में स्थापित किया गया था। ये जेनेवा में स्थित एक कण भौतिकी प्रयोगशाला है। ये विशेष स्तर की कण त्वरक सुविधाएं प्रदान करती है, जो मानव ज्ञान के विस्तार के लिए अनुसंधान को सक्षम बनाती है। वर्तमान में इसके 23 सदस्य हैं। भारत अन्य देशों के साथ सर्न का एक एसोसिएट सदस्य है। जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनेस्को और यूरोपीय संघ को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। आपको बता दें कि फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर यानी FCC की परिधि 80 से 100 किलोमीटर होगी और इसकी ऊर्जा 100 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। वहीं लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर की बात करें तो इसकी परिधि 27 किलोमीटर है और ऊर्जा 14 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके पहले टेवाट्रोन था, जो अब बंद हो चुका है। इसकी परिधि 6.2 किलोमीटर थी और इसकी ऊर्जा 2 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। और आइए अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI। वित्त मंत्रालय ने आर्थिक परिवर्तन, वित्तीय समावेशन और विकास के लिए DPI पर एक G20 टास्क फोर्स का गठन किया है। ये अलग अलग क्षेत्रकों में भारत के DPI का एक विस्तृत मानचित्र तैयार करेगा और साथ ही उन्हें अलग अलग G20 ट्रैक के भीतर भारत द्वारा प्रस्तुत करने के लिए शॉर्टलिस्ट करेगा। DPI वो डिजिटल समाधान हैं जो सार्वजनिक और निजी सेवा वितरण यानी कि सहयोग, वाणिज्य और गवर्नेंस के लिए आवश्यक बुनियादी कार्यों को सक्षम करते हैं। उदाहरण के लिए भारत में आधार और UPI। DPI सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान कर सकता है। ये गरीबी को कम कर सकता है और दुनिया भर में बच्चों के लिए शैक्षिक पहुंच को बढ़ावा दे सकता है। गोल्डन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। सोने की बढ़ती कीमतों, ब्याज दरों और महंगाई के कारण 2022 में गोल्ड ETF के अंतर प्रवाह में 90% तक की गिरावट दर्ज की गई है। गोल्ड ETF घरेलू भौतिक स्वर्ण की कीमत को ट्रैक करने के लिए एक ETF है। ETF प्रतिभूतियों की एक टोकरी है जिसका स्टॉक की तरह ही एक्सचेंज पर ट्रेड किया जाता है। ये किसी विशेष सूचकांक, क्षेत्रक, जींस या फिर अन्य परिसंपत्तियों को ट्रैक करते हैं। गोल्ड ETF निष्क्रिय निवेश साधन है। ये सोने की कीमतों पर आधारित होते हैं और गोल्ड बुलियन में निवेश करते हैं। गोल्ड ETF नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है और यहाँ इनका व्यापार किया जाता है। ये भौतिक स्वर्ण द्वारा समर्थित होते हैं। अगला है जेंडर गैप रिपोर्ट्स के लिए मानदंड। विश्व आर्थिक मंच अपनी भविष्य की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट्स में देशों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी पर विचार करेगा।
पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी पर डेटा शामिल करने से वैश्विक स्तर पर भारत की रैंकिंग में सुधार होगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को पहली बार वर्ष 2006 में लॉन्च किया गया था। वर्तमान में ये इंडेक्स 4 प्रमुख आयामों में लैंगिक समानता की वर्तमान स्थिति और विकास को रेखांकित करता है, जिसमें शामिल है आर्थिक भागीदारी और अवसर, दूसरा है शिक्षा प्राप्ति, इसके अलावा स्वास्थ्य और उत्तरजीविता तथा राजनीतिक सशक्तिकरण। अगला टॉपिक है अभ्यास तरकश 2023। ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG और अमेरिका की स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस SOF के बीच आतंकवाद रोधी अभ्यास का 6ठा संस्करण है। येलो बैंड डिजीज। थाईलैंड के पूर्वी तट पर येलो बैंड डिजीज के कारण होने वाली प्रवालों की मृत्यु दर में वृद्धि दर्ज की गई है। येलो बैंड डिजीज एक जीवाणु जनित रोग है। ये प्रवालों के सहजीवी संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, इससे उनकी मृत्यु हो जाती है। ये रोग प्रवालों को पूरी तरह से नष्ट करने से पहले उनका रंग पीला कर देता है। इस रोग का कोई ज्ञात उपचार मौजूद नहीं है। प्रवाल विरंजन के प्रभावों के विपरीत इसके प्रभावों का निदान नहीं किया जा सकता। शोधकर्ताओं के मुताबिक ज्यादा मत्स्यन, समुद्र के जल के तापमान में वृद्धि, प्रदूषण आदि प्रवालों को इस रोग के प्रति ज्यादा सुभेद्य बना रहे हैं। परमवीर चक्र। पराक्रम दिवस पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े मानव रहित द्वीपों के नाम 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखे गए हैं। पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य पदक है। इसे युद्ध के दौरान अद्भुत वीरता प्रदर्शित करने पर दिया जाता है। इसे श्रीमती सावित्री खानोलकर ने डिजाइन किया था। ये पदक कांसे से बना होता है। इसके सामने के हिस्से पर इंद्र के वज्र की 4 प्रतिकृतियां बनी होती हैं, जो शिवाजी की तलवार से घिरी होती हैं। पदक के मध्य में राजकीय चिन्ह बना होता है। मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत पहला परमवीर चक्र पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। भारत के राष्ट्रपति ने 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया। इस पुरस्कार को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने स्थापित किया है। ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार 6 श्रेणियों यानी कि कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, शैक्षिक, सामाजिक सेवा, खेल आदि के लिए दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ऐप 2023 के लिए ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को चुना गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार को सरकार ने वार्षिक पुरस्कार के रूप में स्थापित किया है। ये आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा प्रदान किए गए अमूल्य योगदान और सेवा को मान्यता देता है और उन्हें सम्मानित करता है। अगला टॉपिक है प्रकाश प्रदूषण और स्काई ग्लो। ग्लोबल एट नाइट एक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विज्ञान अभियान है। इसके द्वारा संपादित अध्ययन में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि वर्ष 2011 से 2022 के बीच कृत्रिम प्रकाश के कारण रात्रि आकाश की चमक में प्रतिवर्ष 7 से 10% की दर से वृद्धि हुई है। प्रकाश प्रदूषण की वजह से रात्रि के दौरान आकाश में तारों की दृश्यता में प्रतिवर्ष 10% की गिरावट हो रही है। प्रकाश प्रदूषण को फोटो प्रदूषण भी कहा जाता है। ये बेसिकली रात के वातावरण में मानव जनित प्रकाश की उपस्थिति है। हालांकि प्रकाश प्रदूषण से कई प्रभाव उत्पन्न होते हैं, जैसे इससे खगोलीय अनुसंधान में बाधा उत्पन्न होती है। ये पारिस्थितिक तंत्र को बाधित करता है। ये रात्रिचर वन्य जीवों, विशेष रूप से पक्षियों आदि के लिए खतरा पैदा करता है। स्काई ग्लो प्रकाश प्रदूषण का ही एक अन्य रूप है। ये रात्रिकालीन आकाश में प्रकाश के विसरण की एक घटना है। इसे शहरों में आसानी से देखा जा सकता है। इसमें चंद्रमा और दृश्यमान अलग अलग सितारों जैसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत शामिल नहीं होते हैं। ट्राइटियम युक्त जल। जापान ने फुकुशिमा के रेडियोधर्मी दूषित जल को निष्कासित करने का निर्णय लिया है। ये दूषित जल सुनामी के कारण जापान के पूर्वी तट पर फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र में संचित है। वर्ष 2011 में भूकंप और सुनामी की वजह से फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र नष्ट हो गया था और संचित करने से पहले फुकुशिमा में उत्पादित अपशिष्ट जल को कोबाल्ट 60, स्ट्रोंटियम 90 और सीजियम 137 सहित लगभग सभी रेडियोधर्मी तत्वों को हटाने के लिए उपचारित किया जाता है। हालांकि इस प्रक्रिया में ट्राइटियम शेष रह जाता है। ट्राइटियम हाइड्रोजन का एक रेडियोधर्मी रूप है।
जब जल में हाइड्रोजन परमाणुओं में से एक को ट्राइटियम से प्रतिस्थापित किया जाता है तो ये रेडियोधर्मी ट्राइटियम युक्त जल बनाता है। ट्राइटियम युक्त जल रासायनिक रूप से सामान्य जल के समान होता है और इसी वजह से इसे अपशिष्ट जल से अलग करना महंगा, ऊर्जा गहन और समय लेने वाला सिद्ध होता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।